इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में हो जाती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब आते हैं डोमेस्टिक सर्किट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होते हैं तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होती है या पैरेलल में। तो क्वेश्चन है, देखिए आंसर है इसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर वर्क करता है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर या बैटरी है, बैटरी आप लेके आएंगे तो बताएगा कितने एम्पियर की है, कितने वोल्ट की है। अगर आपके घर में स्टेबलाइजर है तो उस पर लिखा होगा कितने वोल्ट का है। फ्रिज है, टीवी है, ये सब एक कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर वर्क करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर, ठीक है ना। और उनका जो रेटिंग होती है वो लिखी होती है। क्या होती है, लिखी होती है, नहीं तो उस एप्लायंस की डायरी के साथ होती है। क्या होती है, डायरी। कूलर कितने वोल्टेज पे या कितना करंट ड्रॉ करता है तो या तो कूलर पे लिखा होगा, नहीं तो कूलर की डायरी होगी, नहीं तो जिस दुकान से आप लेंगे उस दुकान में वर्क करने वाले इलेक्ट्रीशियन को पता होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप बता रहा हूं। मैंने आपको उस दिन बताया था जैसे स्पीड और टाइम है, स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम होगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ट्रेवलिंग का ज्यादा होगा। एक चीज कम हो रही है, एक चीज ज्यादा हो रही है, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है, और जब इसकी जगह आप लेंगे डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम कम, उतना ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो ओम्स लॉ हमारा है V इक्वल टू आई आर। क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इट मींस देखिए I तो न्यूमरेटर वाले सेक्शन में, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले ले। क्लियर। I न्यूमरेटर है और R डिनोमिनेटर, एक ऊपर एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और रेजिस्टेंस में तो, रेजिस्टेंस और करंट में तो वैसे इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्यों, मैंने आपको बताया था अगर आप फैन चलाएंगे तो रेजिस्टेंस हट जाएगी, और फैन बंद करेंगे तो रेजिस्टेंस लग जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस लगने पे करंट का फ्लो बंद हो रहा है और रेजिस्टेंस हटने पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है। तो कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कोई एप्लायंस, मैंने आपको बताया कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, कूलर, फैन, टीवी, फ्रिज, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरा, जो भी होता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर उसकी रेजिस्टेंस लो है तो वो हाई करंट ड्रॉ करता है। क्या करता है, हाई करंट। और रेजिस्टेंस हाई है तो वो लो करंट ड्रॉ करता है। क्या करता है, लो करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, मान लीजिए हमने सभी इलेक्ट्रिक एप्लायंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, सीरीज में, तो वो सेम करंट ड्रॉ करेंगे। पैरेलल में करेंगे तो वो डिफरेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि घर में जो होम्स में इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों कनेक्ट किए जाते हैं, बिकॉज इन देखिए जब डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पैरेलल में होते हैं तो हर एक जो सर्किट है वो सेपरेट क्या ऑपरेट करता है। क्यों, सेपरेट करंट ले रहा है, यहाँ I1 ले रहा है, यहाँ I2 ले रहा है, और एप्लायंस है तो I3 ले रहा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर कोई एक मान लो यहाँ पे ओवरलोडिंग हो गई तो सिर्फ यही खराब होगा, ये खराब नहीं होगा। क्लियर। और सीरीज में क्या होता है, each circuit draws same current cannot operate separately। सो अगर एक अगर यहाँ ओवरलोडिंग होगी तो पूरे सर्किट फ्यूज हो जाता है, पूरे सर्किट का फ्यूज उड़ जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक सर्किट का फ्यूज उड़ेगा, यहाँ पे पूरे सर्किट का फ्यूज उड़ जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल because when they are connected in parallel they draw the each circuit draw different current and operate separately।
ठीक है, इन केस ऑफ ओवरलोडिंग फ्यूज ऑफ ओनली वन सर्किट गेट्स डिस्चार्ज, ठीक है ना, अदर रिमेन अनअफेक्टेड। व्हाइल इन सीरीज connection, each circuit draw the same current and cannot operate separately. If any of the one appliance या circuit gets overloaded, then fuse of whole circuit gets discharged. Clear? So, in domestic circuit, electrical appliances are connected in parallel. समझ में आया ये क्वेश्चन? इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। जब मैंने आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन समझाई थी, अमाउंट ऑफ बर्डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको बताया था V इक्वल टू W अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू BQ। इलेक्ट्रिक बर्डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बाय डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक बर्डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपका पोटेंशियल का था V इक्वल टू W अपॉन Q और W इक्वल टू B। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, Q इक्वल टू IT, क्या Q इक्वल टू IT और B इक्वल टू IR। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए W इक्वल टू BQ था, हमने Q इक्वल टू IT रख दिया, तो ये क्या हो गया, W इक्वल टू BIT, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड में देखिए W इक्वल टू BIT था, B इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या था IR रख दिया, I का I से I स्क्वायर RT। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, इलेक्ट्रिक बर्डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमने W की जगह क्या रख देंगे, W की जगह क्या रख देंगे E। तीन बार W कहते हैं, www.com हो जाता है, ठीक है। तो W देखिए फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक बर्डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये क्या है आपका, ये पोटेंशियल जब आपको समझाया था तब बताया, B इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल टू BQ। क्लियर? अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये दो और ये ओम्स लॉ बताया था, ये चार्ज का बताया था। अब देखो W इक्वल टू BQ है, Q इक्वल टू IT रख दिया, W इक्वल टू हो गया BIT। क्लियर? ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फिर थर्ड इक्वेशन देखिए, W क्या है, BIT है। क्लियर? अब B इक्वल टू ओम्स लॉ लगा देंगे, B इक्वल टू IR, I का I से I स्क्वायर RT। ये तो वर्क डन के हिसाब से आ गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस W इक्वल टू E फॉर एनर्जी। तो देखिए, तो यहां से आपके W चार बार तीन बार जितने बार बोले, और यहाँ पे आपका E पहला बना W, तो W इक्वल टू E होता है, तो पहला फॉर्मूला बना E इक्वल टू BQ। फिर W इक्वल टू BIT होता है, W इक्वल टू E है, दूसरा फॉर्मूला बना E इक्वल टू BIT। क्लियर? और W इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो W क्या हो जाएगा, E इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पावर पे, इस पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? नॉर्मली कहते नहीं पावर कितनी है, किसी एप्लीकेंस की कितनी पावर है, कितना के पावर का वर्ड भी यूज आपने सुना होगा। तो पावर क्या होती है, द इलेक्ट्रिक बर्डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस किस रेट से, किस टाइम रेट से कितना वर्क करता है, ये उसकी पावर है। फिर एफिशिएंसी वगैरह भी होती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की, जो आपको उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक बर्डन पर यूनिट टाइम, डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर हुई, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक बर्डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? पावर को हम सिंबल P से डिनोट करते हैं ज्यादातर। इलेक्ट्रिक बर्डन तो आपको पता ही W, और टाइम फॉर T फॉर टाइम। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर? यूनिट ऑफ वर्क है जूल, क्या है जूल, और यूनिट ऑफ टाइम है सेकंड। तो क्या बनी आपकी जूल पर सेकंड, इसको ऊपर लाएंगे जूल सेकंड -1, और इसको हम देते हैं वाट। क्या देते हैं,
वाट। हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स वाट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, उनके नेम पे इसकी यूनिट है वाट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूले के हिसाब से हुआ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P is equal to W upon T। यूनिट ऑफ पावर यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल और यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो ये बना आपका जूल पर सेकंड। क्लियर? वाट, जेम्स वाट साइंटिस्ट, उनके नाम से हुआ है वाट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर है वाट। क्लियर? जूल का मैंने आपको कई बार बताया होगा, एक साइंटिस्ट हुए, सॉरी लद्दाख वगैरह में जाए तो हाय हेलो मुझे क्या कहते हैं वो, जूले। ठीक है ना? ये वर्क डन की यूनिट होती है जूल। अब फिर वही बात, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट बताया तो मैंने आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई। जब पोटेंशियल बताया तब मैंने आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई। ठीक है ना? अब मैंने आपको पावर बताई तो 1 वाट की डेफिनेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 1 वाट। तो अब देखो मैंने आपको कई बार समझाया 1 into 1 1 होता है, 1 upon 1 1 होता है। प्लस या माइनस करेंगे तो मामला चेंज हो जाएगा। हमें लाना है 1 वाट। ठीक है ना? तो ये देखिए अगर ये पावर इधर है ना तो ये तो अनचेंज रहेगी, इसकी वैल्यू 1 वाट कब होगी? तो अगर हम 1 upon 1 कर दें तो यहाँ 1 वाट आ जाएगा। When 1 joule of work is done in 1 second, when 1 joule of work is done in 1 second, the power is set to 1 watt। ठीक है ना? अब हमने यहाँ पे 1 सेकंड क्यों लिया? SI सिस्टम कह लो या MKS, क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ या डिस्टेंस साइंस के हिसाब से मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। SI कह लो या MKS भी कह लो। ठीक है ना? से याद हो जाएगा। तो क्या मैंने आपको क्या बताया? अब हमें लाना है 1 वाट की डेफिनेशन। पावर का फार्मूला W upon T। हमें पावर की वैल्यू लानी है 1 वाट। क्या लानी है? 1 वाट। तो मैंने आपको बताया अगर हम 1 upon 1 करते तो इसकी वैल्यू 1 वाट आ जाएगी। When 1 joule of work is done in 1 second, then power is equal to 1 watt। अगर किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस की पूछी जाए तो हम कहेंगे when an electric appliance consume 1 joule of energy in 1 second, then its power is said to be 1 watt। क्लियर? मैंने लिखा नहीं है यहाँ, फिर समझ लो। अगर किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस की पूछे तो हम क्या कहेंगे? when an electric appliance consume 1 joule of energy in 1 second, clear? then its power is said to be 1 watt। अब आते हैं कॉमर्शियल यूनिट पे। किस पे आते हैं? कॉमर्शियल यूनिट। देखिए हम आजकल बिजली का बिल बनता है, हम सबके घरों के गेट पे क्या होता है? मीटर लगा होता है। किसी गेट के अंदर होता है, किसी गेट के बाहर होता है, मीटर लगा होता है। और नॉर्मली सब जानते हैं, कुछ एक बच्चों को छोड़ के, कि बिजली का बिल एक यूनिट के हिसाब से बनता है। किसके हिसाब से बनता है? यूनिट के। कितनी यूनिट कंज्यूम करें। यूनिट कॉमर्शियल यूनिट जो है हमारी किलोवाट आवर है। इसको हम नॉर्मली देसी भाषा में अपनी क्या कहते हैं? ये यूनिट है, यूनिट ऑफ बिल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बिजली का बिल बनता है, उसमें किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर। देखिए वाट मैंने अभी आपको बताया पावर की यूनिट है। 1 किलोवाट 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में, तो 1 किलोवाट में 1000 ग्राम। क्लियर? एक और आवर और लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो पावर और एक टाइम। 1 दोनों के लिए 1 लगा दिया है, मतलब दोनों 1 1 है। क्या है? 1 1। पावर है 1 किलोवाट और टाइम है 1 आवर। टाइम क्या है? 1 आवर। पावर क्या है? 1 किलोवाट। क्लियर? तो किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन से जूनियर क्लास में बताई थी। फिर समझिए रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं। ठीक है ना? अब आपकी समझ में आ गया होगा 1 किलोवाट का मींस क्या है? पावर है 1 किलोवाट, आवर टाइम कितना है? 1 आवर। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है?
P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्लियर? पावर है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। टाइम है 1 आवर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड। क्लियर? रख दीजिए वैल्यू P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, पावर आ जाएगी 1 किलोवाट, 1000 वाट, और टाइम आ गया 3600 सेकंड। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया आपका 36, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, 5 जीरो आ गए। ठीक है ना? अब इसको 10 की पावर में लिख दिया तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 into 10 to the power 6 जूल। क्लियर? जल्दी जल्दी कराता हूं। अब मैं आपको 3 टर्म समझाऊंगा, 3 टर्म्स, वोल्टेज, वाटेज एंड रेटिंग। रेटिंग तो आपको पता है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वाटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस टुगेदर इज कॉल्ड रेटिंग। कितने वाट का कौन सा एप्लायंस, जैसे सीएफएल लेने जाए तो उसमें लिखा होता है 14 वाट, 7 वाट। ये आपकी क्या है? रेटिंग। क्या है? रेटिंग, जिससे हम उसकी पावर या कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा एप्लायंस, उसका पता लगा लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वाटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस टुगेदर इज कॉल्ड रेटिंग। मतलब वोल्टेज और वाटेज दोनों को मिला दें आपस में, उसको हम कहते हैं रेटिंग। वोल्टेज क्या होते हैं? घर में आपकी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वोल्टेज हाई आ रहे हैं या वोल्टेज लो आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस which can be safely applied across the input terminals of an electric appliance। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको अगर हम किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस के इनपुट टर्मिनल्स के पे अप्लाई कर दें तो वो सेफ तरीके से इलेक्ट्रिक एप्लायंस वर्क करे। ये वोल्टेज रेटिंग होता है। क्या होता है? वोल्टेज रेटिंग। In our country we get domestic electric supply at 220 से 230 वोल्ट के बीच में हमारा डोमेस्टिक सप्लाई होती है। नॉर्मली 220 वोल्ट ज्यादा होती है। इसके बाद आते हैं वाटेज। वाटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज द रेट एट विच इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंडर द रेटेड वोल्टेज। वो किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस अंडर द रेटेड वोल्टेज। जो ऊपर ऊपर वोल्टेज दिया हुआ है, इस वोल्टेज के अंदर वो किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, ये वाटेज हो गई। क्या हो गई? वाटेज। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस किस पोटेंशियल डिफरेंस पे सेफली वर्क करता है, वो आपका वोल्टेज है। वाटेज में क्या हो गया कि उस वोल्टेज पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ये वाटेज हो गया। For example, an electric iron is rated as 220 volt and 1000 watt. Clear? या 220 volt और 1 किलोवाट। It means अगर हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को इतनी वोल्टेज सप्लाई करें तो ये इतनी जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा। क्लियर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने घर में देखा होगा, घर में आपका इलेक्ट्रिक आयरन यूज होता है, प्रेस स्त्री जिसे प्रेस करते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक आयरन यूज होता है। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। हम प्रेस का इलेक्ट्रिक आयरन का वो तार उसमें लगा देते हैं स्विच बोर्ड में, वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और उसमें जाके हीट एनर्जी को गर्म हो जाती है और हम क्लॉथ्स पे आयरन दबाते हैं, उसको पीस बनाए लगते हैं। ठीक है ना? दूसरा आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर। क्या? इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, ये सब होते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट पे चलता है। किस पे चलता है? हीटिंग इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। उसमें भी क्या होता है? हीटर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और हीटर में वो जो नाइक्रोम वायर लगी होती है, कुछ देर बाद वो गर्म होने लगती है, रेड होने लगती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। ठीक है ना? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्या? हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गया होगा? कहीं पे हीट जनरेट हो जाए इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, वो हीटिंग इफेक्ट हो गया। चाहे आयरन हो, चाहे आपका क्या कहते हैं हीटर हो। ठीक है?
तो इसको समझिए, डेफिनेशन में क्या कहेंगे, द जनरेशन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर और कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट का जनरेशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और भी बहुत सी जगह आपको मिल जाएगा। हीटर का जैसे मैंने आपको दिया, ऐसी कोयला होती है और प्रेस के अंदर एक आयरन के अंदर जब सॉरी कहते हैं ना प्रेस, तो एक एलिमेंट होता है, वो हीट होता है। ठीक है ना, इस टाइप का एक एलिमेंट होता है अंदर। अब हीटिंग एलिमेंट हम नाइक्रोम में क्यों यूज करते हैं? क्या हीटर में नाइक्रोम क्यों यूज करते हैं? तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात तो ये उसकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट है। कैसी है? मॉडरेट है, ये कह सकते हो कि हाई है। दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होना चाहिए कि हीट ज्यादा जनरेट हो गई तो हो सकता है कोई वो वायर मेल्ट हो जाए। ठीक है ना? और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड बी हाई। थर्मल एक्सपेंशन ये होता है, आपने देखा होगा गर्मी की वजह से कभी कभार कुछ चीजें फैलने लगती हैं। क्या होने लगता है? नॉट। ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट हाई होना चाहिए, तो जल्दी ना फैले। तो इसीलिए हम नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। नाइक्रोम वायर समझ में आया? हीटिंग एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फिर समझिए, मैं जल्दी बता दिया होगा। हीटिंग एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? आपको मैंने बताया हीटर में भी एलिमेंट यूज, कॉइल यूज होती है। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, आयरन में भी कॉइल यूज होती है। जितने भी आप जगह पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कॉइल या एलिमेंट कोई मतलब यूज होता है, जो ज्यादातर एलॉयज का बना होता है। किसका बना होता है? एलॉयज का। नाइक्रोम भी एक एलॉय है जो हीटर में यूज होता है। ठीक है ना? तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस वजह से ये यूज होते हैं? पहली बात तो इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है, ये भी कह सकते हैं कि हाई होती है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट भी हाई होता है। क्लियर? फॉर्मूला फॉर हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां से निकालते हैं फॉर्मूला, V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इनटू Q। V इक्वल टू I आर ओम्स लॉ से, Q इक्वल टू IT I स्क्वायर RT से जूल्स लॉ हीटिंग भी कहते हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मतलब करंट बढ़ाने पे हीटिंग बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ेगी, और टाइम के साथ जितना देर उसका फ्लो होगा उस हिसाब से बढ़ेगी। फिर से समझिए, मैंने अभी बताया ये आपका फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू W अपॉन Q। ओम्स लॉ से V इक्वल टू I आर, और कूलॉम वाला जो चार्ज वाला बताया था उससे हुआ IT I आर इंटू IT, ये हो गया I स्क्वायर RT। और एस W इक्वल टू E, तो क्या हो जाता है? E इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। अब देखो इनके, आप ये भी न्यूमरेटर में जा रहे हैं और ये भी न्यूमरेटर में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों न्यूमरेटर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अगर करंट बढ़ाएंगे तो वर्क एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तब भी, और टाइम जितनी देर फ्लो करेंगे उस हिसाब से। तो मैंने आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बताया था, स्पीड और टाइम इनवर्स में चलते हैं। तो एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर, और डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट में चलते हैं। करंट, इसका मतलब क्या हुआ? करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाएगी, और जितना टाइम, जितनी देर उसमें फ्लो करें। हीटर आपने देखा है एकदम गर्म नहीं होता, हीटर या आयरन कुछ टाइम लगता है। तो जितना टाइम उसमें फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, उतनी देर में आपकी हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब करंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है हीटिंग इफेक्ट आपका, हीट एनर्जी। करंट ज्यादा है तो हीट एनर्जी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा होगी, और टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट ज्यादा है तब भी हीट एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? अब आपका जो पहला पार्ट आता है 10th क्लास के फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसका आधा मतलब लगभग हो गया है कंप्लीट। क्लियर? हीटिंग इफेक्ट के बाद इस पे फॉर्मूला ड्रॉ करना और रह गया है।
फॉर्मूला ड्रॉ करना और बता रहे थे तो चलो पहला फॉर्मूला आपको बताया था Q इज इक्वल टू N, या Q स्मॉल भी लिख दो या कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। Q इज इक्वल टू N। दूसरा बताया Q इज इक्वल टू I T। थर्ड बताया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्रॉस मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले से देखिए क्या बनेगा। BQ इज इक्वल टू W और Q की वैल्यू रखते हैं IT, तो BIT इज इक्वल टू W। एज W इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, E इज इक्वल टू भी क्या हो गया BIT। इसके बाद आया था ओम्स लॉ, B इज इक्वल टू IR, ABC, B इज इक्वल टू IR आया था। फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम में देखिए E इज इक्वल टू क्या है BIT, B की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू IR, I इंटू R इंटू IT, I स्क्वायर RT। ठीक है। सी डी सेक्शन में देखिए रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है आपकी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इसके बाद T देखिए रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। रो क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। ठीक है। और कितने आपके फॉर्मूले हैं क्लियर। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, रखपदरी सदा चली आई, हाथ धो के कोरोना से जान बचाई। और भी फॉर्मूला